सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो बहुत डाइवर्स तरह के बच्चे ऑप्ट करते हैं। और ना मेरी यहाँ पे सिर्फ एक ही कोशिश है आप सभी के साथ कि सोशियोलॉजी एक बर्डन ना बने, सोशियोलॉजी रादर एक ऐसा एसेट बने जो आपको जीएस में, एसए में, सब जगह हेल्प करता चले। और इनफैक्ट एक ऐसे माइंडसेट के डेवलपमेंट की बात मैं चाहता हूँ करना जो आपको इंटरव्यूज में भी हेल्प करे और रिफ्लेक्ट करे आपके आंसर्स में। तो दोस्तों, यहाँ स्लीपी क्लासेस पर एक ही चीज़ है जो हमें गाइड करती है, वो ये है कि स्टूडेंट एक्सेल करें एग्जाम्स में, चाहे वो सोशियोलॉजी का कोर्स हो या कोई भी और जीएस का, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी कोर्स हो। एक्सेलेंस ही रिक्वायर्ड है यूपीएससी में अंत में रैंक दिलाने के लिए। बहुत से डाइवर्स तरह के बच्चे जुड़े स्लीपी क्लासेस के साथ। सोशियोलॉजी का कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, एक्सेल किया, सिंगल डिजिट रैंक लिए। वही कोशिश कर रहे हैं हम पर्टिकुलर अपने कोर्सेज में कि आप जुड़ें अगर हमारे साथ तो सिंगल डिजिट रैंक निकालें और सबसे ज़रूरी बात, पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और ये C6 टॉपिक शुरू करेंगे आज, पेपर 2 सोशियोलॉजी का, एंड इसका नाम है पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो देखो, इसमें टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं तो इसी कारण इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज यहाँ पर आपको मैं ब्रॉडर से कुछ चीज़ें चाहता हूँ बताना जो एग्जाम में आपको हेल्प कर सकती हैं बहुत सारे आंसर्स बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं हमारा पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, कॉम्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा ये स्टैटिस्टिक्स ओरिएंटेड टॉपिक है हमारा कि कितनी आबादी है हमारी। ठीक है, तो ये जो पुराना सेंसस है 2001 वाला, उसी को यूज़ करते हुए, और ग्रेजुअली बढ़ रही है, 1.3 बिलियन कह रहे हैं हो गई है। ठीक है, और बढ़ती जाती है। चलो, इतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑलमोस्ट 1/6 आबादी हमारे देश में, दुनिया में हमारे इंडियंस की है। और किस तरह से सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ग्रोथ रेट जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहा है। सिर्फ एक दशक है जहाँ पर वो ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत बीमारियाँ वगैरह सब फैल गई थी। एंड उसके बाद तो हमने स्पीड बहुत बढ़ा दी, और उसके बाद लेकिन अभी जो 81 के बाद कहते हैं ऐसा कि ग्रेजुअली जो अभी ग्रोथ रेट इट इज़ स्लोइंग डाउन, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इट इज़ कमिंग डाउन। तो हिंदूज़ की आबादी अप्रॉक्सीमेटली 80-something% है, मुस्लिम्स की इतनी। एंड ये अभी भी हम रिलीजन के लिए 2001 का सेंसस यूज़ करते हैं, 2011 हमें सब्सटैंशियल डेटा प्रोवाइड नहीं करता रिलीजन के बारे में। ठीक है, एंड सेक्स रेशो हमारी स्लाइटली इम्प्रूव्ड है। उसके बाद हम, अगर आपको डायलॉग्स ही हैं कि हम हर साल एक मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया ऐड कर देते हैं इंडिया की आबादी में, एक मलेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रहे, मलेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया जितना इकट्ठा मिलकर ऐड करते हैं वो नहीं, मलेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी हम हर साल ऐड कर रहे हैं, इमेजिन। ठीक है, उसके बाद जो कि यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयमेंट इतनी रैपिडली तो बढ़ती नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़, और उसके बाद रिसोर्सेज भी नहीं है ऐसा कि नई नई तरह के रिसोर्सेज जो निकलते रहेंगे। आबादी बढ़ती है हमारी, अगर आपने थोड़ा मैथ पढ़ा है तो जो जीपी में बढ़ती है आबादी, है ना, चाहे 1.3322 2.2 कुछ भी परसेंट है जो हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है ये जीपी में बढ़ता है, लेकिन आबादी जो जीपी में बढ़ रही है, लेकिन रिसोर्सेज बढ़ते हैं एपी में। तो रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि 2% से हर साल बढ़ रहे हैं, 3% से हर साल बढ़ रहे हैं, नहीं। रिसोर्सेज बहुत धीरे धीरे ऐड होते हैं कि नया खेत ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है हर साल 2% खेत ऐड हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ा सा खेत और ऐड कर दिया, प्रोडक्टिविटी थोड़ी और बढ़ा दी, तो इसीलिए एपी तो ग्रेजुअली जीपी से हार ही जाती है लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं अगर तो। ये इसी कारण से हमारे यहाँ टेंशन बनी रहती है। नॉनदलेस वो थोड़ा मैथमेटिक्स है, सोशो में लिखना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं तो जेंडर वाइज हमारा कॉम्पोजिशन देखें तो हमारे यहाँ पे आपको पता है कि फ्यूअर फीमेल्स हैं। इको सर्वे का पूरा एक चैप्टर है हमारे पास ना, वो सन मेटा प्रेफरेंस वाला, कि क्यों जब तक एंड में जब तक लड़का पैदा नहीं हो जाता तो बच्चे पैदा होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा होगा कि 3 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ तब परिवार रुकेगा, और पहला ही लड़का हो गया, चांसेस है कि लड़का की रुक जाएगा परिवार वहीं पर ही। तो जनरली ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको कहते हैं कि लास्ट जो सन मेटा प्रेफरेंस क्या होती है कि लास्ट जो बच्चा है दैट इज सन। इंक्रीजिंगली इंडिया में दिखता है लास्ट बच्चा सन है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम देखें अगर एज ग्रुप वाइज, तो हमारे यहाँ पे आपको पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड हम विटनेस कर रहे हैं। 15 साल से 15 और उससे कम साल के, जो 15 ईयर और उससे कम के बच्चे हमारे देश में बहुत सारे हैं। ठीक है, एंड जो 60 से अबव वाले बहुत कम है। तो अभी हमारे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत हाई है। ठीक है, और अभी लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो ये जो लोग हैं अभी जो 15 साल से कम है, तो अभी ऐसा चाहिए, हाँ ठीक है, कल हमारे देश का पोटेंशियल है ये, लेकिन आज अभी ये आज़ाद या फिर इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी ये क्या है, डिपेंडेंट है। तो 15 साल से कम वाले ये पोटेंशियल है, लेकिन अभी तो डिपेंडेंसी है। एंड 60 साल से ऊपर वाले ये भी अभी जो इन्होंने वर्क फोर्स से रिटायर हो गए ये भी डिपेंडेंट ही हैं।
तो आधी हमारे देश की आबादी अभी डिपेंडेंसी की तरफ ही है, ठीक है। तो ग्रेजुअली लेकिन हाँ ये आएंगे जब वर्किंग एज में तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और इसीलिए बोलते हैं कि इनका स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन अभी अभी सिंस डिपेंडेंसी है तो हमारे इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट को काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट करता है, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती हैं। तो ये बातें हमें इको में भी कोट कर सकते हैं हम। आगे थोड़ा सा अब एनालिसिस और शुरू करते हैं। तो कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, है ना। तो कंपोनेंट्स क्या हैं, तो बहुत सिंपल तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के 3 कंपोनेंट हैं, एक तो डेमोग्राफिक, एक नेचुरल और एक सोशो कल्चरल, ठीक है। सोशोलॉजिकल पूरा एनालिसिस है, इसको आप आंसर लिख सकते हैं पेपर में पूरा। डेमोग्राफिक जैसे नेचुरल ग्रोथ रेट, कि कितना बर्थ है कितना डेथ है, इसका डिफरेंस, नेचुरली आबादी बढ़ेगी आपकी। एंड देन आर्टिफिशियल, एक तो है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कितने लोग आपकी कंट्री में आ रहे हैं, कितने लोग कंट्री से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल डिसाइड करेगा ना नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मिला के कि कितनी आबादी बढ़ रही है या घट रही है। ओके, नेचुरल कंपोनेंट जो सॉइल फर्टाइल होती है, इन्वायरमेंट अच्छा हो, रीजन अगर कंड्यूसिव हो, जैसे लेट्स से डेजर्ट्स में या जो माउंटेनस एरिया होता है वहाँ आबादी कम होती है, तो अकॉर्डिंगली ठंडे इलाकों में बहुत ठंड में या बहुत गर्मी में आबादी कम होती है। तो सॉइल फर्टिलिटी जो आप देखते हैं इंडिया में जहाँ जहाँ से गंगा गुजरती है वहाँ वहाँ पर आबादी बहुत हाई है, ठीक है, क्योंकि सॉइल बहुत फर्टाइल है। और इसीलिए जो गंगा प्लेन्स हैं सारे के सारे, जो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो क्योंकि सॉइल फर्टाइल है इतने लोगों को सस्टेन किया जा सकता है। एंड देन उसके बाद इन्वायरमेंट भी काफ़ी कॉन्ड्यूसिव है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही या तो एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है पूरा साल या एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है। तो लोग ह्यूमन बींग्स के लिए कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट एंड रीजन, पुश पुल फैक्टर, रिसोर्सेज वगैरह जहाँ पे होंगे अकॉर्डिंगली आबादी वहाँ पर घटेगी बढ़ेगी। तो ये हमने एक देख लिया डेमोग्राफिक, एक नेचुरल, आगे देखते हैं सोशो कल्चरल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और भी है। यहाँ पर 2 तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक कॉन्शियस एक अनकॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस रिस्ट्रिक्शन कौन सी है, जैसे लोग कह रहे हैं आजकल कि हमें एजुकेशन चाहिए, अच्छी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एस्पिरेशंस आ गई हैं, तो शादी लेट हो रही है। जैसे जितनी शादी लेट होगी उसका देखो कैसे आबादी में फर्क पड़ता है। मान लो कोई शादी कर रहा है 35 पर, तो 35 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 45 तक ही आपके पास है जो रिप्रोडक्शन का टाइम है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होगी 10 साल है, ठीक है। मान लो कि 35 पे कोई शादी करता है, 35 से 45-50 तक मान के चलो हम 45 मान लेते हैं, 10 साल तक आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स से किसी की शादी हो जाती है 18 साल पर, 18 से 45 अप्रॉक्सीमेटली इनके पास 27 साल है, 27 ईयर्स है रिप्रोडक्शन के, यहाँ पे 10 ईयर्स है। तो जितनी मैरिजेस डिले होती हैं, एक वन ऑफ द रीजंस आपको पता होगा, वन ऑफ द रीजंस भारत सरकार ने जो 18 और 21 कर दी थी शादी की उम्र, वो यही है कि मैरिजेस डिले की जाएं, क्योंकि वरना शादी इंडिया में 13 साल 14 साल में शादी हो जाती थी, एंड 15-16 साल तक अभी भी बहुत सारी जगहों पे हमारे देश में लोग जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। एंड आप इमेजिन कीजिए, नॉट दैट कि बॉडी सपोर्ट नहीं कर सकती, मेडिकली जो बॉडी इतना अभी जो कंड्यूसिव नहीं है, इतनी फिट नहीं है कि एक वो जो बेबी को कंसीव करे। उसके अपार्ट आप देखिए जो रिप्रोडक्शन का टाइम कितना बढ़ गया, 30 साल तक जो फर्टिलिटी है, फर्टाइल चल रही हैं लड़कियां, एंड दे एंड अप प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ बेबीज। तो इसीलिए सरकार ने भी डेलिबरेटली मैरिज की एज काफ़ी आगे पुश करी, 18 से 21, ठीक है, 18 लड़कियों की, 21 लड़कों के लिए, ताकि जो ये फर्टाइल पीरियड कम रहे एंड रिप्रोडक्शन का पीरियड कम रहे। लेकिन अभी हो क्या रहा है, कॉन्शियस रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, खुद ही लोग आउट ऑफ देयर एस्पिरेशंस शादी लेट करते हैं, तो जो ऑटोमेटिकली जो आबादी घटती है। देन अनकॉन्शियस रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे इंसेस्ट टेबू, कि भाई बहन आपस में जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, विडो रीमैरिज को लेके बहुत जगह पे प्रोटेस्ट एंड टेबू है ना, ग्रैंड पेरेंट्स प्रोक्रिएट नहीं कर सकते। ये ऐसे ऐसे सोसाइटल कुछ अनकॉन्शियस रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनसे आबादी की कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज तो मेल एंड फीमेल कहीं भी लें, दे कैन रिप्रोड्यूस, बट लेकिन कुछ अनकॉन्शियस रिस्ट्रिक्शंस इसको रोक लगा देती हैं। तो ये टोटल हमारे पास एक एनालिसिस मिलता है हमें, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा, ABC। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, इसको मैं रब कर दूं यहाँ से, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है। ओके, नेक्स्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अगर देखें हम 1931 से पहले हमारे डेथ और बर्थ दोनों रेट्स हाई थे, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे देश आज़ादी की तरफ बढ़ा, आज़ादी के बाद हेल्थ पे सरकार ने थोड़ा स्पेंड करना शुरू किया, एंड जो डेथ रेट्स थे तो दे सिग्निफिकेंटली फेल, ठीक है, काफ़ी शार्पली गिरे। और उसके बाद हुआ क्या कि फेमिन्स पे, जैसे फेमिन्स अब जो सूखे पड़ रहे थे, एपिडेमिक्स हो रहे थे, उस पर सरकार ने बहुत ज़्यादा काबू पाने की ट्राई करी, ठीक है। और एपिडेमिक तो बहुत बड़ा कॉज थे,
कि आबादी एकदम से घट जाती थी, लोग बहुत बीमार रहते थे सालों साल, और जो एवरेज इंडिया का लाइफ स्पैन आप इमेजिन करिए आज़ादी से पहले 37 साल था, 37-36 ईयर्स के आसपास, अभी 30 साल बढ़ चुका है। पिछले 70 सालों में लोग 30 साल ऑन एन एवरेज एक्स्ट्रा जी रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि कितना सरकार ने अभी कितना दूर आ गई है। हाँ, बहुत सारा अभी काम करना बाकी है, लेकिन स्टिल अभी कितना आगे आ गए हम, ठीक है। और उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन नहीं था, तो कोई बीमार हो गया और कुछ पता ही नहीं कैसे करना, कहाँ ले जाएं। उसके बाद अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो फेमिन, जो मतलब जो भूखमरी, सूखा पड़ रहा है, वो ज़रूरी नहीं है ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, ठीक है। वो कहते हैं जो फेमिन्स इसलिए भी होते हैं, लोग भूखे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास एंटाइटलमेंट्स नहीं है। AAA का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें मिसिंग होती हैं तो भी लोग भूखमरी से मर जाते हैं। एंड देन उसके बाद इंडिया ने जो इम्प्रूवमेंट भी करी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में, उसके बाद कम्युनिकेशन के मीन्स इंप्रूव करे, और उसके बाद जो प्रिवेंटिव मेजर्स बाय स्टेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि प्रिवेंट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उसके बाद जो एपिडेमिक से लड़ने की क्षमता बढ़ी है डेफिनेटली, लेकिन प्रिवेंटिव क्षमताएं भी काफ़ी बढ़ गई हैं। ओके, अभी भी लेकिन बैकवर्ड रीजन में हमारे देश में ये लिखा है हमें, यहाँ पे स्टार्वेशन डेथ्स बहुत कॉमन है, आराम से हमें देखने को रोज़ ही खबर मिल जाती है कि कोई ना कोई हमारे यहाँ पर अफेक्टेड था, भूखमरी से मर गया, तो अभी भी है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे जो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मनरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो काफ़ी जो लेटेस्ट इनिशिएटिव भी हैं, जो हंगर स्टार्वेशन को रूरल एरियाज में कैप्चर करने के ट्राई कर रहे हैं, इनको ख़त्म करने के ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक और जो कारण है कि जैसे जैसे डेथ रेट तो हमारे यहाँ पे कम हो गया, हमने देखा बहुत सारे कारण नजर आए कि डेथ रेट क्यों कम हो गया, कि जो एक तो भूख और एक बीमारी, दोनों पे काबू पाने की ट्राई करी, लेकिन बर्थ रेट इतना सिग्निफिकेंटली जो फॉल नहीं किया, क्योंकि बर्थ रेट है एक सोशो कल्चरल फिनोमेना, बहुत धीरे बदलता है बर्थ रेट, ठीक है। डेथ सोशो कल्चरल नहीं होता कि चलो अब 50 के हो गए मार दिया जाए, नहीं, डेथ नहीं होता, डेथ तो ऑटोमेटिक होती है। बर्थ लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है। बर्थ तो हम क्या करते हैं कि घर में 5 बच्चे तो होने ही चाहिए, तो चलो 5 बच्चों की रेल चलाओ, ठीक है। तो ये सोशो कल्चरल फिनोमेना है, इट इज़ वेरी स्लो टू चेंज, जनरेशंस बदलती हैं, उसके बाद ये कल्चरल फिनोमेना बदलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है तो ये डाउनवर्ड पुल लेके आती है बर्थ रेट पर, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, सिंपल सी बात है कि आपने देखो ऐसे इमेजिन करो कि अभी ऐसा देश इमेजिन करो कि जहाँ पे बहुत बीमारियाँ आराम से फैल जाती हैं, बच्चों के पास कोई बच्चे पैदा होते हैं, कोई खास केयर नहीं मिलेगी अस्पताल में, है ना, और कोई हमें गारंटी नहीं है कि पैदा होके बच्चों को कोई डॉक्टर वगैरह देखने आएगा। तो उस केस में क्या होगा कि चांसेस बहुत हाई होंगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, है ना, नियोनेटल मोर्टेलिटी बहुत हाई रहेगी। तो उसमें ऐसा होगा कि 5-5, 6-6 बच्चे करने पड़ेंगे पैदा, कि कुछ नहीं पता कि कौन कब टपक जाए, है ना। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, और ऐसा होता भी था पहले। इवन अगर मैं पर्सनली बताऊं कि हमारी फैमिली में जो मतलब मेरी ग्रैंड मदर और जो मेरे मदर की एज में और उनके भाई बहनों के साथ भी ऐसा हुआ, ठीक है। तो कि उनके भाई बहन दे सफर्ड, दे डाइड। तो इसीलिए होता था कि घर में 5-6 बच्चे पैदा करो कि अब पता नहीं कितने 20-25 की उम्र तक कितने कम पहुंचेंगे। तो ये एक सोशो कल्चरल फिनोमेना ही था। उसके बाद जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी आती है, उसके बाद आपको पता होता है कि आप अच्छी इनको मेडिकल सर्विसेज दिला सकते हैं, अच्छे डॉक्टर से दिलाएंगे, तो ग्रेजुअली प्रॉस्पेरिटी से आने से आपकी एजुकेशन अवेयरनेस लेवल बढ़ती है एंड आपका एक्सेस भी इंप्रूव होता है टू गुड मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा। तो आपको बर्थ रेट ग्रेजुअली कम हो जाते हैं। आपको पता है कि अच्छा आपने 2 या 3 बच्चे किए हैं, दे विल सर्वाइव, ठीक है, दे विल गेट गुड अफोर्डेबल, जो आपको दे विल गेट गुड एक्सेस टू मेडिसिन, ठीक है, एंड आप अफोर्ड भी कर सकते हो। इसीलिए भी प्रॉस्पेरिटी ब्रिंग्स अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन बर्थ रेट। उसके बाद अगर आप गरीब हैं तो आपको ज़्यादा वर्किंग हैंड चाहिए होंगे, एग्रेरियन हैं तो पक्का ही पक्का चाहिए होंगे। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव की अवेयरनेस नहीं है हमें। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो अभी हमने बात करी, जब बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं तो बार बार बर्थ करने पड़ते हैं, एंड ये फिनोमेना बन जाता है पूरे के पूरे समाज का कि सभी को 5-5, 6-6 तो पैदा करने ही पड़ेंगे, कुछ नहीं पता कि कौन कब स्वर्ग सिधार जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो हम सरकारें हमारे बोलती हैं MDG, SDG सभी में टारगेट हैं, आपको पता ना, IMR जो MMR को लेके सभी में टारगेट्स हैं कि इनको रिड्यूस करना है ताकि सर्टेनिटी आए, ताकि थोड़ी श्योरिटी आए कि बच्चे पैदा होंगे, दे विल सर्वाइव, दे विल नॉट डाई, ठीक है, दे विल गेट गुड एक्सेस टू मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद अब जो टेबू भी है, जो जैसे स्टेरिलाइजेशन, अबॉर्शंस को लेके जो टेबू है, उससे भी स्टेरिलाइजेशन की ऐसा करने से, अब जैसे आप क्योंकि ना सिंस वी आर रीडिंग सोशियोलॉजी, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि जैसे 2 तरह की जैसे स्टेरिलाइजेशन होती हैं। एक तो जिसको ये बोलते हैं हमारे जैसे
तो जैसे अगर जो मेल स्टेरिलाइजेशन को जैसे हम क्या बोलते हैं कि आपको पता होगा, जैसे वास्ट डिफरेंस होते हैं, तो वैसेक्टमी बोलते हैं, वैसेक्टमी। एंड फीमेल में अगर जो फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, वहाँ पे उसको बांध देते हैं, तो उसको ट्यूबेक्टमी कहते हैं, है ना। तो ये दो तरह की हैं। एंड जो मोर जैसे रादर ईजियर टू डू एंड ज़्यादा कामयाब है वो है वैसेक्टमी, वैस डेफरेंस को सील कर देना। तो लेकिन अब सिंस ये ऐसी टेबू हैं ऐसे कि अगर लड़का या मर्द ऐसा करेगा तो वो क्या हो जाएगा, नामर्द हो जाएगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे टेबूज एग्जिस्ट करते हैं। आप लिटरेचर पढ़ेंगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे जो रजनी कोठारी, इनब राज वगैरह ने बहुत कुछ लिखा है इस पर, तो इनकी बुक में आपको मिल जाएंगे। तो लेकिन है क्या, ये सब ऐसी मिथ फैला दिए हैं बहुत ज़्यादा कि और लड़कों को नहीं कराना चाहिए, लड़कियों की इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। एंड इसमें इनको फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन लाइफ लॉन्ग रहती हैं, भार नहीं उठा सकती, बहुत कुछ जेन्युइनली, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद बिकॉज सोसाइटी पेट्रियार्कल है तो ट्यूबेक्टमी ही पुश की जाती है। औरतों को बोलते हैं कि आप ही स्टेरिलाइजेशन कराइए, ठीक है। मेन को जो कि ईजियर है, जिसमें बहुत ही कम रिस्क है, रिस्क ही अवेलेबल कुछ ऐसा नहीं है खास, वहाँ पर ये नहीं पुश किया जाता। जो लेटेस्ट जो स्कैम सामने क्या आया, इवन गवर्नमेंट भी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जिनको टारगेट्स मिलते हैं कि आपने इतनी स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करने हैं, उसमें ज़्यादा बजट किसका आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास बजट किसका आ रहा था, ट्यूबेक्टमी का आ रहा था। कि ट्यूबेक्टमी सरकार भी जो बैक एंड पर ऐसे नहीं पॉलिसी अनाउंस करके नहीं बोल रही, लेकिन डॉक्टर्स को क्या पुश कर रही है कि ट्यूबेक्टमी ही कीजिए, ट्यूबेक्टमी के हिसाब से ही पैसे आ रहे थे। तो इस पे बोला कि आप तो गलत चीज़ प्रमोट कर रहे हैं कि वैसेक्टमी ईजियर है, लेकिन यू आर स्टिल डूइंग ट्यूबेक्टमी विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो यू गेटिंग इट कि सोसाइटी ही सिर्फ पेट्रियार्कल नहीं है, कि हमारे बैक एंड पे जो सरकार चल रही है वो भी काफ़ी पेट्रियार्कल है। ओके, अब उसके बाद अगर आगे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर वही है कि जो हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इट वेरीज अलॉट। केरला, तमिलनाडु में जो फर्टिलिटी रेट ये अगर हम देखें 2.1 से कम आ चुका है। 2.1 वैसे आइडियली देखो, इमेजिन करो, मैं आपको थोड़ा चाहता हूँ समझाना ये वाली बात, कि मान लो एक हस्बैंड है ना, मेल और एक फीमेल थे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की आबादी स्टेबल हो जाए तो ग्रेजुअली मेल फीमेल बूढ़े हो जाएंगे एंड ये चल बसेंगे। इनके अगर लेट्स से आगे 2 बच्चे थे, है ना, एक मेल और एक फीमेल, तो ये रिप्लेस कर देंगे इसको, है ना, ये रिप्लेस कर देंगे। फिर ये आगे लेट्स से इनके मान लो जैसे जो भी है ना, एक मेल फीमेल अपने अलग अलग शादी कर रहे थे, कपल बन जाते हैं, फिर से मान लो कपल बन गए एंड इनके आगे फिर से मेल फीमेल। तो अगर 2 लोग मेल फीमेल, अगर 2 बच्चे मेल फीमेल पैदा करते रहें, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। लेकिन सिंस टाइम का फैक्टर भी है ना कि 50, 60, 70, 80 साल को जिएंगे, उसके बाद रिप्लेस होंगे, क्योंकि कुछ टाइम तक तो ये 4 हो जाएंगे ना, फिर ये 2 नहीं रहेंगे, फिर 2 रह जाएंगे। तो मैथमेटिकली देखें तो ये रेट कितना निकलता है, 2.1। कि अगर हर एक कपल के 2.1 बच्चे होते रहे पैदा, मतलब अगर आप अज्यूम करो कि अगर 200 लोग हैं तो 200 के आगे 210 बच्चे हो जाएं ऑन एन एवरेज, तो देश की आबादी कांस्टेंट हो जाती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं 2.1 को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है। अगर 2.1 से अगर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, मतलब 2 ही मान लो ना, 2.1 इज 2, अगर 2 से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं सभी के, तो देश की आबादी लॉन्ग टर्म में घट जाएगी। अगर 2 से ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, देश की आबादी लॉन्ग टर्म में बढ़ जाएगी। तो अब जो केरला, तमिलनाडु ने तो 2.1 और 1.8 अचीव कर लिया है, लॉन्ग टर्म में तमिलनाडु, केरला की आबादी घट सकती है, ठीक है। तो इसको इट इज़ नोन एज 2.1 एग्जैक्ट इज नोन एज रिप्लेसमेंट रेट, आपको पता होगा हम श्योर। तो अब ठीक है, अब कि ये रिप्लेसमेंट लेवल पर आ गए हैं कि ये आबादी कांस्टेंट हो जाएगी, कि अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे आबादी का हमें ग्राफ ऐसे नजर आएगा स्ट्रेट, ठीक है। कि जो ये सेंटर लाइन थी कि मेल फीमेल जैसे भी होंगे वो बात देखने वाली होगी, लेकिन स्ट्रेट होगा। अभी देश की आबादी कैसे है, एक बार मैं इसको रब करता हूँ। अभी जो हमारा ग्राफ है वो ऐसा है, फैलता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। लेट्स से अगर 2.1 से नीचे आ जाएगा हमारा, तो ऐसे हो जाएगा ग्राफ हमारा। तो ये डेमोग्राफिक जो ग्राफ्स होते हैं ऐसे वेरी करते हैं। तो जो हमें कौन सा अचीव करना है, हमें सीधा वाला अचीव करना है, कि अगर हम टाइम में आगे बढ़ते रहें तो टाइम में आगे बढ़ते बढ़ते हमारे जो आइडियली, वैसे अगर आप देखेंगे जाके सोशियोलॉजी की किताब एनसीईआरटी में है, ये बीच में लाइन लगी होती है ऐसे, ये होता है मेल और फीमेल, कि कितने मेल कितने फीमेल, है ना, कितने मेल कितने फीमेल टाइम के साथ साथ। तो उससे पता लगता रहता है कि अच्छा अगर ये बिल्कुल सेंटर में हो तो मेल फीमेल रेशो बराबर है, थोड़ा सा इस तरफ है तो मेल फीमेल रेशो हमारी बराबर नहीं है। तो
हम चाहते हैं कि एक तो सेंटर में रहे, ऊपर से ये कांस्टेंट रहे, ताकि लॉन्ग टर्म में हमारी आबादी ना बढ़े ना घटे। लेकिन इंडिया थोड़ा चाह रहा है कि ब्रेक लगाने से बेटर क्या है कि थोड़ा आबादी कम की जाए लॉन्ग टर्म में, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है रिसोर्सेज पर। तो 1.8 इज़ नॉट अ बैड आइडिया लॉन्ग टर्म में। तो लेकिन अभी हो क्या रहा है कि हमारे पास कुछ जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इवन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर TFR कितना है 3, या जो अपना फर्टिलिटी रेट कितना है 3 या उससे ज़्यादा, 3 या उससे ज़्यादा, मतलब लॉन्ग टर्म में आबादी बढ़ती ही जाएगी अभी इनकी। तो 3 या ज़्यादा तो इज डेंजरस, ठीक है, कि सस्टेनेबल ही नहीं है। रिसोर्सेज कहाँ पर हैं, ऑलरेडी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उसके बाद अगर देखें तो एक और टर्म भी होती है उसको, दैट इज नोन एज नेट फर्टिलिटी रेट, NFR। NFR में होता है जैसे TFR में है कि एक कपल को कितने बच्चे पैदा हुए, 2.1 बच्चे पैदा हुए, 2.1 मेल थे, फीमेल ये नहीं पता लगता हमें, ठीक है, 2.1 मेल फीमेल की आइडिया नहीं मिलता। NFR में हमें पता लगता है कि नेट फर्टिलिटी की एक वुमन को कितने आगे बेटियां पैदा हो रही हैं। अगर एक वुमन को 1 हो रही है, मतलब कि, और लेट्स से कि आपका TFR 2 था और NFR आपका 1 था, मतलब कि एक कपल को 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं जिसमें से एक लड़की है, ठीक है। अभी मान लो कि TFR आपका लेट्स से है 3, NFR है आपका 1, तो दैट मीन्स 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक ही लड़की है, 2 लड़की हैं, कितना जेंडर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए जो हम क्या चाह रहे हैं, हमारे जो पॉलिसी आगे हम पढ़ेंगे, हमारी पॉलिसी क्या है कि TFR को 2 हिट करना, 2.1 हिट करना, एंड ये है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में NFR को भी 1.0 कर देना, कि एक मदर की एक डॉटर तो पक्का ही हो, ठीक है। ओके, आगे, ठीक है। अब कॉजेज क्या है हाई बर्थ रेट के, ये कुछ कॉजेज हैं। कस्टम ऑफ, पहला अर्ली मैरिज, हमने अब देखा पहले भी कि जल्दी शादी हो जाती है तो बहुत सारा टाइम मिलता है फर्टिलिटी का, फर्टाइल पीरियड। तो इसी कारण से जो हमने देखा कि लॉज वगैरह भी बनाए गए ताकि फर्टाइल पीरियड भी कम रहे, ताकि आबादी थोड़ी रुके, बर्थ रेट रुके। इलिटरेसी किसकी, वुमन की। देखा गया कि जो एजुकेशन जो वुमन की थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पर देखा गया कि जो इलिटरेट वुमेन है उनके बच्चे भी ज़्यादा थे, एंड क्योंकि उनको कॉन्ट्रासेप्टिव की नॉलेज भी नहीं, तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज तो है ही है ना, कि कॉन्ट्रासेप्टिव की नॉलेज ही नहीं है। कितने कितने तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल हैं अब, जो कि टोटल बर्थ कंट्रोल के करीब पहुँच गए हैं, कि बर्थ कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। यू कैन इंडल्ज इन सेक्स एटसेट्रा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आबादी में कंट्रीब्यूट ना कीजिए, क्योंकि आबादी में कंट्रीब्यूट करोगे तो रिसोर्सेज बहुत ही कम रह चुके हैं ऑलरेडी। हमने देखा जैसे हमारा एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं हम कि जो अर्थ का जो रिसोर्स डे होता है वो कहाँ से शिफ्ट होता है, अभी अगस्त 8 तक पहुँच चुका है कि हम 1 साल के रिसोर्सेज अगर हमारे पास अगर अर्थ प्रोवाइड करती है तो वो हम 8 महीने से कम में कंज्यूम कर लेते हैं, बाकी 4 महीने हम अगले साल के रिसोर्स खा जाते हैं। तो देख रहे हो कि अनसस्टेनेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। देन पॉवर्टी में देखा हमने कि एडिशनल हैंड्स टू अर्न, है ना, और जनरली, और इसके कारण होता क्या है, एडिशनल हैंड इलिटरेट बच्चे एंड अनस्किल्ड लेबर बन जाते हैं, क्योंकि जब बचपन में काम करना शुरू कर दिया फिर से पॉवर्टी परपेचुएट भी हो जाती है। तो इसी कारण साइकिल फंस जाता है कि पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन के साइकिल में, और हमें ये यूपीएससी पूछ चुका है ये। ओके, देन आगे जो प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, हमने देखा कि मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस है सिर्फ जो इलिटरेट में नहीं, लिटरेट्स सब जगह में भी है, ठीक है। तो ये इसको आप जो आपने इको सर्वे में वर्ड भी पढ़ा था आपने, सन मेटा प्रेफरेंस की, ये एग्जिस्ट करती है। तो ये अपने देश में हम आप कोड भी कर सकते हैं इको सर्वे को। उसके बाद होगा क्या, आबादी बढ़ जाएगी बहुत सारी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे देश में। न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा, स्पेस और हाउसिंग नहीं मिलेगी, स्पेस हाउसिंग नहीं मिलेगा तो स्लम फॉर्म होंगे तो सैनिटेशन इश्यूज हैं, क्राइम की प्रॉब्लम है स्लम में, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्लाइन होगा, और चाहें तो कहानी जितनी भी आपके पास पॉइंट्स हो तो लिखते रहिए, ठीक है। और उसके बाद ये रूरल एरिया में अब ये प्रॉब्लम और ज़्यादा एक्यूट और सीवियर है, और वहाँ पर तो हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये तो दिक्कत काफ़ी बड़ी है, ठीक है। ओके,